हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगा कि ITR 1 कैसे फाइल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए ITR 1 जो है वो नोटिफाई कर दिया गया है और वो पोर्टल पे अवेलेबल है सबमिट करने के लिए। तो इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ITR 1 कैसे फाइल किया जाता है। बड़ा ही सिंपल फॉर्म है और आप इसको बड़े आसानी से सबमिट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, ITR 1 कैसे भरते हैं उसको जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ITR 1 कौन फाइल कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ITR 1 जो है एक रेसिडेंट इंडियन जिसकी इनकम 50 लाख से कम है और जिसकी इनकम ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ सैलरी, अदर सोर्सेज और एक हाउस प्रॉपर्टी से है। उसके अलावा वो किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है और वो किसी अनलिस्टेड कंपनी के भी शेयर्स होल्ड नहीं करता है। वही आदमी है जो कि ITR 1 फाइल कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, ITR 1 जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल फाइल कर सकता है। ITR 1 को HUF फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ITR आप भरेंगे ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए आपको ई फाइलिंग की वेबसाइट में जाना होगा। वहां पर IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे, ये पेज खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ITR 1 और ITR 4 नोटिफाई जो हो चुका है उसका जावा और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फॉर्मेट अवेलेबल है। तो यहाँ पर अपने जावा वाला ऑप्शन पे क्लिक करके उसको डाउनलोड करेंगे। तो जैसे ही अपने जावा वाला यूटिलिटी को खोलेंगे तो ये वाला स्क्रीन आपके सामने आएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसके इंस्ट्रक्शन वाले पेज में सबसे पहले यही लिखा हुआ है, फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज में जैसे इंटरेस्ट एक्सेट्रा है एंड एग्रीकल्चरल इनकम अप टू ₹5,000। और नीचे ये भी क्लियर कर दिया गया है, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैविंग इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। तो आइए दोस्तों अपने अगले टैब पे आते हैं जो कि है जनरल इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ भरनी होगी। आपका नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस। उसके बाद आपको सिलेक्ट करनी होगी अपनी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास 5 अलग अलग ऑप्शंस है। उसमें अपने अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको अदर्स ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। फिर अगला है रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस सेक्शन में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसके बगल में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। 139(1) हो गया आपका रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट। 139(4) बिलेटेड यानी कि आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं। 139(5) हो गया रिवाइज रिटर्न यानी कि आप रिटर्न को भरने के बाद उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। और चौथा है 119(2)B फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले यानी कि आपने रिटर्न फाइल करने की एक्सटेंडेड जो डेट होती है वो भी पार होने के बाद अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप इस सेक्शन में उसको फाइल कर। इसके बाद अपने जैसे ही नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ है। वो पूछता है कि आर यू फाइलिंग दिस रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, इफ यस प्लीज फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसको लेके लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन्स हो रहे थे कि अगर उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से बेसी रुपया अगर जमा कराया है या उन्होंने अगर फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख रुपया से ज्यादा का अगर एक्सपेंस किया है या उन्होंने 1 लाख से बेसी का अगर इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो उनको ये डिटेल्स देनी कंपलसरी हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये डिटेल हर किसी को देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि सेक्शन 139(1) का जो 7th प्रोविजो है वो सिर्फ यही बोलता है कि अगर आप ड्यूरिंग द ईयर अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया से बेसी अगर आपने जमा कराया है या आपने 2 लाख से बेसी फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा किया है या आपने 1 लाख से बेसी का अगर इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया है पूरे साल में मिला के, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, चाहे आपकी इनकम नॉन टैक्सेबल ही क्यों ना हो। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है, जहाँ पर अगर आप इन कारणों से अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप इस कारणों से रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो जैसे ही आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे वाले ऑप्शंस ब्लॉक हो गए हैं। तो आपको ये डिटेल सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप की इनकम टैक्सेबल है और आप एक रेगुलर असेसी के जैसे रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों अपने अगले टैब की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। यहाँ पर पार्ट बी का सबसे पहला पोर्शन जो है वो आपकी सैलरी इनकम से रिलेट करता है। यहाँ पर आप अपने फॉर्म 16 में या आपकी जो सैलरी सर्टिफिकेट में जो सैलरी अमाउंट है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे।
उसके बाद यहाँ पर अगर आपको कोई परक्यूजिट मिला है या प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मिला है तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई अलाउंस का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, जैसे कि हाउस रेंट का है या चिल्ड्रन एजुकेशन का है, तो वो सारे अलाउंसेस की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। आपको वो पर्टिकुलर अलाउंस को सिलेक्ट करके उसके अगेंस्ट जो अमाउंट है उसको भरना होगा, या आप लीव ट्रेवल का अगर बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको यहाँ पर जो भी अमाउंट है उसको भरना पड़ेगा। उसके बाद अपने नीचे आ जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ नेट सैलरी आ जाएगी आपकी। उसके बाद आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका प्रोफेशन टैक्स डिडक्ट हुआ है तो उसको यहाँ पर आपको मैन्युअली फीड करना पड़ेगा। फिर अपने इसके अगले सेक्शन में आ जाते हैं जहाँ पर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल मांगता है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट या डीम लेट आउट। तो यहाँ पर अपने इसको अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंट का फिगर और जो टैक्स पेड है वो ब्लॉक हो जाएगा। और अगर आपने अपना हाउस जो है बैंक लोन से लिया है और उसका अगर आप इंटरेस्ट का बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं तो उसको आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा पॉइंट नंबर 5 में। फिर उसके बाद अपने नीचे आ जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि मैक्सिमम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट कैन बी सेट ऑफ इज ₹2 lakhs। टू अवेल दिस बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस प्लीज यूज ITR 2। इसका ये मतलब हुआ कि आप मैक्सिमम 2 लाख तक का सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके 2 लाख का लॉस पूरा सेट ऑफ नहीं हो रहा है और आपको ये बैलेंस लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको ITR 2 भरना पड़ेगा, आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। फिर इसके अगले सेक्शन में ये आपसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की डिटेल्स मांगता है। यहाँ पर भी ये वही ऑप्शन है, ऐड रो करके आपको इनकम की डिटेल्स यहाँ भरनी पड़ेगी। यहाँ नेचर ऑफ इनकम दिया हुआ है। अगर आप एनी अदर सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा कि एनी अदर इनकम आपकी क्या है। मान लीजिए मैं यहाँ पर लोन लिख देता हूँ कि मुझे लोन पे इंटरेस्ट मिला है और उस पर मैं अमाउंट लिख देता हूँ। इसको मैं जैसे ही सेव क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी इनकम का अमाउंट आ गया और वो अमाउंट यहाँ नीचे आ गया है। फिर इसके बाद सीधा आ जाता है डिडक्शंस का कॉलम कि आपने जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की है उसकी डिटेल मांगेगा। यहाँ पर भी एक नया क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है। लॉकडाउन के कारण 80C में जो इन्वेस्टमेंट था उसकी ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई थी 30 जून तक। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन डाल दिया गया है कि अगर आपने 31 मार्च के बाद अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है जिसका बेनिफिट आप इस साल क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको येस या नो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है जो कि 31 तारीख के बाद था, तो हम यहाँ पर येस सिलेक्ट कर देंगे। फिर नीचे आ जाएंगे हम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अपने जो डिडक्शन है आपको यहाँ भरना होगा। जैसे 80C में आपको पूरा 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है तो यहाँ पर अपने 1.5 लाख भर देंगे। उसी तरह आपको आपने जिस जिस हेड में डिडक्शन क्लेम करना है वो आप यहाँ पर भरते चले जाएंगे। यहाँ पर 80D का भी है मेडिकल इंश्योरेंस को लेके, उसके लिए एक अलग टैब है, वहाँ पर फिगर भरेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वहाँ से आ जाएगा। तो इस तरह आप जो भी डिडक्शन क्लेम करें उन फिगर्स को आप यहाँ भरेंगे। इसके अलावा आपने अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम अर्न की है, जैसे कि मान लीजिए डिविडेंड है या PPF का इंटरेस्ट है, तो उसको भी आप यहाँ पर ऐड रो करके इस लिस्ट में से आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट करके उसको यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। उसकी एंट्री करने के बाद यहाँ पर जो आपकी टोटल इनकम है वो कैलकुलेट हो जाएगी और उसके ऊपर क्या टैक्स बन रहा है, अगर आपको कुछ रिबेट मिलेगा तो रिबेट का फिगर सब ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। इंटरेस्ट भी जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले टैब की तरफ जो कि है टैक्स डिटेल का। आपकी सैलरी पे जो TDS कटा होगा तो वो आपको TDS 1 में भरना होगा। इस पे भी अपने ऐड रो पे क्लिक करेंगे। जो आपका एम्प्लॉयर है उसका जो 10 नंबर है वो आपके फॉर्म 16 में रहता है, उसका 10 नंबर लिखना होगा आपको, उसका नाम देना होगा, उसने फॉर्म 16 में कितनी इनकम दिखाई है वो लिखना है और उसने कितना टैक्स डिडक्ट किया है वो फिगर भरना है यहाँ पर आपको। फिर उसके अलावा अगर आपका सैलरी छोड़ के अगर और कोई भी चीज पे अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो वो आपको TDS 2 में भरना होगा। फिर अगर आपका कोई TCS कलेक्ट हुआ है तो वो आपको यहाँ नीचे भरना होगा। इसके अलावा अगर आपने कुछ एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट भरा है तो उसको भी आपको यहाँ पर डिटेल भरना होगा। सेम वही तरीका, ऐड रो पे क्लिक करेंगे और चालान का जो डिटेल है वो यहाँ पर आप इनपुट कर देंगे। आ जाइए अब अपने बढ़ते हैं अगले टैब की तरफ जो कि है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर आपने जैसे ही टैक्स डिटेल वाले शेड्यूल में अपने अमाउंट भरेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा और आपको फर्दर टैक्स पे करना है या आपको रिफंड मिलेगा वो यहाँ पर दिखने लगेगा। अगर आपको और टैक्स पे करना है तो आप ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे और आपको ये सीधा NSDL की पेज पे ले जाएगा जहाँ से आप टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन टैक्स कैसे पे किया जाता है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पर पार्ट ई पे आ जाते हैं जो कि अदर इन्फॉर्मेशन। इसमें अदर इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपसे एक ही मांगता है कि आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं। तो यहाँ पर आप ऐड रो करके जितने भी आपके बैंक अकाउंट है उसके सबकी डिटेल्स आपको यहाँ देनी होगी और उसमें से आप जिस अकाउंट में अपना रिफंड चाहते हैं, अगर आपका रिफंड है तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
फिर हम आ जाते हैं अगले शेड्यूल पे, जो कि है शेड्यूल DI। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पर जैसे ही मैंने वहाँ पर यस किया था कि मैंने 31 मार्च के बाद कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं 80C के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन खुल गया है। अगर मैं वहाँ पर 1.5 लाख भर देता और उसके बाद फिर मुझे यहाँ आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मैंने 31 मार्च के बाद कितना अमाउंट भरा है, तो वो अमाउंट ऑटोमेटिक सेग्रीगेट हो जाएगा हेड वाइज। इसके बाद अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल भर सकते हैं कि आपने खुद के लिए कितना किया है और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कितना किया है। फिर अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो उसको आप यहाँ पर भर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर डोनेशन दिया है जिसके लिए कि 35 सेक्शन में डिडक्शन मिलता है, तो उसका भी डिटेल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। फिर आप जब जैसे ही सारा डिटेल आप भर देते हैं तो उसके बाद आपको अपने रिटर्न को वैलिडेट करना है और वैलिडेट के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी जहां पर वो आपसे आपका इनकम टैक्स पोर्टल का पैन नंबर और पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड जैसे ही आप डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये 1 क्लिक सबमिट हो जाएगा, आपको पोर्टल पे लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। आपका रिटर्न ऑटो सबमिट हो जाएगा और आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो वहां से डाउनलोड हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।